जय हिंद सभी को। आइए चौहान सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में बात होगी प्राचीन भारत में। हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ रहे थे। प्राग ऐतिहासिक काल में पूरा पाषाण हो गया, दूसरा पार्ट मध्य पाषाण काल। आज की क्लास में बात करेंगे, तीसरा पार्ट है आपका नव पाषाण काल। नव पाषाण काल की आज की क्लास होगी और महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें जो भी पॉइंट आपके डिस्कस किए जाएंगे वो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और तीनों पाषाण काल में, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण जो काल है आपका, जो युग है, नव पाषाण काल है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि पूरा पाषाण और नव पाषाण काल के बीच का मध्य पाषाण काल, लेकिन नव पाषाण का नाम से लग रहा है नव पाषाण काल, कुछ नया इसमें हुआ, इसी कारण इसका नाम नव पाषाण काल रखा गया। और तीनों पाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण काल या सबसे महत्वपूर्ण युग आपका नव पाषाण काल है। तो इससे भी प्रश्न आपके काफी प्रश्न इसी से बनते हैं ज्यादातर। और जो लोग भी चैनल बनाए उस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में चैनल पे बने रहें, जुड़े रहें और नोट्स तैयार करते रहें, पढ़ाई करते रहें। पढ़ाई में कोई भी लापरवाही मत करें, पढ़ाई करते रहें, नोट्स बनाते चले। आइए बात करें नव पाषाण काल। इसको जैसा कि नाम से लग रहा है नव पाषाण काल मतलब कुछ नया हुआ, इसलिए इसका नाम नव पाषाण काल रखा गया है। इसलिए इसको नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। नियो का अर्थ होता है नया या नवीन, नया या नवीन, इसीलिए इस काल का नाम पड़ गया नव पाषाण। कुछ नया इसमें हुआ है, कुछ नया हुआ है। क्या नया हुआ है वो आपको इसमें डिस्कस करेंगे, वीडियो में आपको डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो भी इसमें पॉइंट होंगे शुरू से लेकर लास्ट तक वो सारे पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे। वो पॉइंट होंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाने की बहुत संभावना है। और क्यों नव पाषाण काल नाम दिया गया, इसलिए इस पॉइंट को भी डिस्कस किया जाएगा। इसलिए वीडियो को इसकी मत कीजिएगा, बराबर देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक सारे पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण रहेंगे। नव पाषाण काल नियोलिथिक, नियोलिथिक, नियो का अर्थ होता है नवीन या नया, इसलिए इसका नाम नव पाषाण काल पड़ा। इसके बाद जैसा कि आपको बताया था पूरा पाषाण काल आखेटक और खाद्य संग्रह का समय काल था। मध्य पाषाण काल आखेटक और पशुपालन का काल हो गया। लेकिन ये नव पाषाण काल जो समय था नव पाषाण काल का, ये प्रथम खाद्य उत्पादक युग था। प्रथम खाद्य उत्पादक युग था ये। खाद्य उत्पादन मतलब खाने की जो चीजें, जो कृषि, इसलिए कह रहे खेती का इसमें प्रयोग, उत्पादन होने लगा, खाद्य उत्पादन होने लगा, इसलिए इसको खाद्य, प्रथम खाद्य उत्पादक युग के नाम से जाना गया। नियोलिथिक के नाम से भी इसको जाना जाता है। नया कुछ खोज हुई, नई खोजें हुई इसमें, इसलिए नव पाषाण काल। और नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर जॉन लुबाग ने 1865 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिका टाइम्स में किया है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? सर जॉन लुबाग ने किया है, 1865 ईस्वी में किया है। अपनी पुस्तक किसमें किया है? अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिका टाइम्स में किया है, प्री हिस्टोरिका टाइम्स में किया है। तो ये आपके नव पाषाण काल हो गए। अब इस नव पाषाण काल के जो पूरा स्थल है वो देखिए, कौन कौन इसके पूरा स्थल है, फिर इन पूरा स्थल से संबंधित क्या क्या जानकारी है उनको डिस्कस करेंगे। तो पूरा स्थल ऊपर से चलते हैं कश्मीर से। कश्मीर में श्रीनगर में आपके बुर्जोम और गुफक कराल है। कश्मीर में श्रीनगर में झील के किनारे, श्रीनगर झील के किनारे बुर्जोम और गुफक कराल है, ये आपके कश्मीर में आते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में आपका हस्तिनापुर, कोल्डीवा और मघारा है। पटना में आपका चिरांद है। पटना में आपका बिहार के क्या कहते हैं, सारण जिले में चिरांद नाम का एक पूरा स्थल है। इसके बाद पूर्वांचल में आपका असम में ब्रह्मपुत्र घाट में, असम के आसपास का क्षेत्र, जो ब्रह्मपुत्र घाट के आसपास का क्षेत्र मिलता है। इसके बाद महाराष्ट्र में सॉरी, महाराष्ट्र में निवासा और नागपुर। आंध्र प्रदेश में नागार्जुनी कोंडा। इसके बाद कर्नाटक में आते हैं लिंगसुगुर और मास्की संगनकल्लू, ये महत्वपूर्ण है, ये मैसूर के बेल्लारी जिले में आते हैं। उसके बाद तमिलनाडु में पय्यमपल्ली, तमिलनाडु में पय्यमपल्ली है। और इसके बाद इधर बलूचिस्तान में मेहरगढ़ और किलीगुल मोहम्मद, बलूचिस्तान में मेहरगढ़ और किलीगुल मोहम्मद हो गए आपके। ये नव पाषाण काल के पुरा स्थल है। इनमें कुछ जानकारी इनसे है, कुछ यहाँ पे उत्खनन किए गए इन पुरा स्थल से। इन पुरा स्थल से उत्खनन के बाद कुछ साक्ष्य, कुछ उपकरण मिले, कुछ जानकारियां मिली, जिससे नव पाषाण काल का इतिहास, नव पाषाण काल के बारे में कुछ लिखा गया है। तो आइए बात करते हैं इन पूरा स्थल के बारे में। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं कश्मीर से। कश्मीर में श्रीनगर में झील के किनारे कौन सा है? बुर्जोम और गुफा करार है। बुर्जोम की
बुरजोम की खोज या बुरजोम का उत्खनन वहां पे सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में डी टेरा और पीटरसन ने किया था। डी टेरा और पीटरसन ने 1935 में बुरजोम में उत्खनन किया और वहां पे क्या पाया, वहां पे गर्तावास पाया। मतलब गर्तावास का अर्थ होता है गड्ढे का घर, गड्ढे में गड्ढा बनाकर घर का रूप देना, उसको गड्ढा के आकार का एक घर बनाना जिसको गर्तावास कहा गया है, रहने के लिए गर्तावास बनाना। तो ये कहां से मिला, बुरजोम से मिला। और बुरजोम में क्या कहते हैं, कुत्ते को पालतू पशु के रूप में पालतू बनाने का प्रमाण भी बुरजोम में मिला। और यहाँ से मानव के कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुए। तो इससे पता चलता है कि मानव के साथ मतलब कुत्ते को अपने मालिक के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य समाधान से प्राप्त होते, कहाँ से, बुरजोम से। तो इससे पता चलता है कि कुत्ते को पालतू बनाते थे, मानव जो थे वो कुत्ते को पालतू पशु के रूप में उसका प्रयोग किया है, उसको पालतू बनाते थे। और कुत्ते के शव को मानव के शव के वहां के मालिक के शव के साथ दफनाए जाने के प्रमाण कहाँ पे प्राप्त होता है, बुरजोम से प्राप्त होता है। कहाँ से, बुरजोम से। इसके बाद गुफा कराल, ये महत्वपूर्ण पॉइंट बहुत पूछा जाता है बुरजोम से कि कुत्ते को अपने मालिक के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ, प्रमाण कहाँ मिले, तो बुरजोम से मिले। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ मिले, बुरजोम और गुफा कराल से मिले, ऑप्शन में जो भी हो दोनों से मिले हैं। और बुरजोम की खोज 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने उत्खनन किया था। इसके बाद मानव के कंकाल के साथ कुत्ते के समाधान में मानव के कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के साक्ष्य कहाँ, प्रमाण कहाँ मिलते हैं, बुरजोम से मिलते हैं। गुफा कराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा, गुफा कराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। गुफा कराल से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले, कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले। एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा। ये बुरजोम वाला तो पूरा पॉइंट आपका एग्जाम से हाईलाइट होगा, एग्जाम पॉइंट से। इसमें हाईलाइट कीजिएगा सिलबट्टा और हड्डी से बनी सुई। सिलबट्टा का प्रयोग किसमें करते हैं, मसालों के पीसने में प्रयोग किए जाने वाला उपकरण सिलबट्टा था, जिसका साक्ष्य गुफा कराल से मिला है। और हड्डी की बनी हुई सुई भी मिली है, कहां से, गुफा कराल से मिली है। तो इसको एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा। सिलबट्टे का प्रमाण या सिलबट्टा कहां से मिला, जो मसाले पीसने में प्रयोग करते थे। और हड्डी से बनी सुई कहां मिली, गुफा कराल से मिली है, श्रीनगर में। इसके बाद अब इधर आते हैं जरा, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। इसको एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा। नौ पाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती मेहरगढ़ थी, जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। नौ पाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती के रूप में किसकी पहचान की गई है, मेहरगढ़ की पहचान की गई है। और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साथ कहाँ प्राप्त होते हैं, प्राचीनतम स्थायी जीवन एक नियमित रूप से जीवन का यापन होना, स्थायी जीवन जीने की जो थी परंपरा, वो कहाँ से प्रारंभ होती है, नौ पाषाण काल में मेहरगढ़ से। नौ पाषाण काल से मेहरगढ़ से प्रारंभ होती है, इसलिए मेहरगढ़ बहुत महत्वपूर्ण है। मेहरगढ़, इसका कोल्डीवा, इस नौ पाषाण काल के बहुत महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। जैसे कि मध्य पाषाण काल में मैंने आपको बताया दमदमा, मैदहा, सराय नहर, ये बहुत महत्वपूर्ण पुरा स्थल रखते थे अपने महत्वपूर्ण उस समय। मध्य पाषाण काल के बहुत महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। और नौ पाषाण काल में कोल्डीवा और मेहरगढ़ बहुत महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। मेहरगढ़ बता रहा प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य प्रमाण यहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ से। और नौ पाषाण काल की सबसे बड़ी पुरा स्थल बस्ती थी, सबसे बड़ी बस्ती कौन थी, मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान में। सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आपको कहाँ मिले हैं, कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले। लेकिन ये अब विवादित विषय है, क्योंकि अभी नवीनतम खोजों से ये ज्ञात हुआ है कि संत कबीर नगर के लहुरा देव से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य माने जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले उसकी तिथि 7000 ईसा पूर्व बताई गई है। और जो लहुरा देव संत कबीर नगर के, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के लहुरा देव से जो साक्ष्य कृषि के प्राप्त हुए उसकी तिथि 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व के आसपास बताई गई है। तो ये यहाँ पे अब इसको यहाँ से अपने में जो भी बुक्स हैं या जो अपने में दिमाग में जो भी आपको अभी तक आपने जो पढ़ा है उसको यहाँ पे सही कीजिएगा। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ अब नहीं रहा, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य अब संत कबीर नगर के लहुरा देव से मिलता है, वहां उसको माना जा रहा है। और उसकी तिथि 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के आसपास मानी गई। तो इसको आप अपडेट कीजिएगा। इसके बाद जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य अभी मेहरगढ़ है, वहां पे गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों के साक्ष्य मिले। गेहूं की 3 प्रकार की किस्म प्रयोग की जाती थी, खेती की जाती थी। गेहूं के 3 किस्म की खेती होती थी और जौ की 2 किस्म की खेती होती थी। इसके बाद मेहरगढ़ को
ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता था। मेहरगढ़ जो था आपका ब्रेड बास्केट नाम से प्रसिद्ध था। क्यों? क्योंकि कृषि के सबसे ज्यादा कृषि गेहूं जौ बाजरा खेती यहाँ पे की जाती थी। यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन में बहुत उन्नत थे और यहाँ के मेहरगढ़ के लोग ईंट के घर जो बनते थे वो ईंट के घरों का बनाने में निपुण हो गए थे, कृषि में निपुण हो गए थे। कृषि इसके बाद घर के जो निर्माण हुआ था, यहाँ ईंटों के घर बनने प्रारंभ हो गए थे, ईंटों के घरों में रहते थे। इनका जो घर था, मेहरगढ़ के लोगों का जो निवास था, घर था, वो ईंट के बनने लगे थे, ईंटों के घर में निवास करते थे। इसलिए और कृषि के साथ यहाँ पे कई कृषियां होती थी, गेहूं जौ धान और बाजरा, इस प्रकार की कृषि यहाँ खेती की जाती थी। इसलिए इसको ब्रेड बास्केट के नाम से जाना गया, ब्रेड बास्केट के नाम से प्रसिद्ध है। तो ब्रेड बास्केट के नाम से किस इस पूरा स्थल को जाना जाता है? मेहरगढ़ को। इसके बाद अब इधर आते हैं, नेवासा महाराष्ट्र में आता है आपका। नेवासा में सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले। नेवासा में सूती वस्त्र के किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले? तो नेवासा से मिले, सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले। इसके बाद लिंग सुगुर आपका कर्नाटक में, लिंग सुगुर आपका पुरा स्थल नवपाषाणिक पुरा स्थल लिंग सुगुर कर्नाटक में है और इसका उत्खनन 1842 ईस्वी में डॉक्टर प्राइम रोज ने किया था। इसका उत्खनन 1842 में डॉक्टर प्राइम रोज ने किया था और इस नवपाषाण काल का पहला पुरा स्थल है जिसका उत्खनन किया गया था, जिसके बारे में नवपाषाण काल के बारे में जानकारी मिली थी। ये भी समझिए, 1842 में नवपाषाण काल के पुरा स्थल की खोज किसने की थी? डॉक्टर प्राइम रोज ने की थी। इन्होंने नियोलिथिक शब्द दिया था, सर जॉन लुबाग ने नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इन्होंने किया था, सर जॉन लुबाग ने। लेकिन नवपाषाण काल के पुरा स्थल की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? डॉक्टर प्राइम रोज ने 1842 ईस्वी में। कहा की थी? कर्नाटक के लिंग सुगुर में की थी। और ये दक्षिण भारत में सर्वप्रथम पालीदार कुल्हाड़ी मिलने वाला पुरा स्थल है। दक्षिण भारत में पालीदार कुल्हाड़ी के साथ कहाँ मिले? कर्नाटक के लिंग सुगुर में मिले। और इसी लिंग सुगुर नामक पुरा स्थल से उत्खनन से नवपाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है और खोज किसने की थी? 1842 में डॉक्टर प्राइम रोज ने की थी। इसके बाद कर्नाटक हो गया। इसके बाद दूसरा पुरा स्थल मास्की है, ये भी आपका कर्नाटक में। इसके बाद संगन कल्लू कर्नाटक में आता है। संगन कल्लू से याद रखना, मैसूर के में है, ये आपका मैसूर के बेल्लारी जिले में संगन कल्लू। और नवपाषाण काल का पुरा स्थल ऐसा पुरा स्थल है जहाँ से राख के टीले का प्रमाण मिलता है। राख का टीला कहाँ से मिला है? संगन कल्लू से मिला। राख का टीला संगन कल्लू से मिला। इसके बाद बेल्लारी जिला जो है, बेल्लारी जिला के आसपास उत्खनन का कार्य फ्रेजर ने किया था और यहाँ से कुछ औजार और उपकरण प्राप्त किए थे। बेल्लारी जिला आपका कर्नाटक में है। कर्नाटक में बेल्लारी जिला के आसपास उत्खनन का कार्य फ्रेजर ने किया था। यहाँ से उपकरण औजार नवपाषाण काल के उपकरण या औजार को प्राप्त किया था। इसके बाद नागार्जुनीकोंडा आंध्र प्रदेश में है और दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की संस्कृति का विकास सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ होता है? नागार्जुनीकोंडा से। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की संस्कृति का विकास सर्वप्रथम नागार्जुनीकोंडा से प्रारंभ होता है। विकास यहाँ से संस्कृति, यहाँ से नागार्जुनीकोंडा से होती है। ये आपका मध्य पाषाण काल में भी पूरा स्थल था आपका नागार्जुनीकोंडा। इसके बाद पय्यमपल्ली, ये आपका तमिलनाडु में है। पय्यमपल्ली आपका तमिलनाडु में आता है और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल से हाईलाइट कीजिएगा। पय्यमपल्ली जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ये वस्त्र निर्माण का प्रथम साक्ष्य, वस्त्र निर्माण, इसीलिए कह रहे नवपाषाण काल पूरा स्थल बहुत महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक काल का काल है नवपाषाण काल। आप देख रहे हैं इसमें किस प्रकार की कितने खोजें हुई, कितने कार्य किए गए हैं। इसके बाद अब आते हैं उत्तर प्रदेश में, हस्तिनापुर। जैसा कि मध्य पाषाण काल में बताया था, गैरिक मृत भांड आपका हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा से इसके प्रथम साक्ष्य आपके गैरिक मृत भांड पात्र के साक्ष्य आपके हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। और इसमें गैरिक मृत भांड थे, ये चारों ओर से क्या कहते हैं पॉलिश किए हुए थे, काले रंग के पॉलिश थी। उसके बाद ऊपरी हिस्सा इसका लाल रंग से, दो कलर होते थे, काले और लाल रंग की। इस पर जो मिट्टी के पात्र बनाए जाते थे उसमें पॉलिश की जाती थी, इसलिए उसको गैरिक मृत भांड पात्र का। इसकी खोज हस्तिनापुर में ब्रजवासी लाल ने की थी। ब्रजवासी लाल ने गैरिक मृत भांड पात्र की खोज की थी, साक्ष्य प्राप्त किया। कहाँ पे? हस्तिनापुर में प्राप्त किया। तो गैरिक मृत भांड पात्र के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले? हस्तिनापुर में मिले। किसने प्राप्त खोजा था? ब्रजवासी लाल ने खोजा था। इसके बाद कोलडीवा, ये आपका उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। कोलडीवा बेलन नदी घाटी में,
बेलन नदी घाट में स्थित कोल्डिवा है और महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। और इस पुरा स्थल कोल्डिवा की खोज या उत्खनन 1860 ईस्वी में लेनमे मैसूरियर ने की थी। 1860 ईस्वी में कोल्डिवा का उत्खनन खोज लेनमे मैसूरियर ने किया था और यहाँ से उपकरण और नवपाषाण काल के औजार और कृषि के प्रमाण, कृषि के साक्ष्य प्राप्त किए। और यहाँ से प्राप्त कृषि के साक्ष्य, यहाँ से उत्खनन से प्राप्त कृषि के साक्ष्य आपके 6500 ईसा पूर्व के आसपास माने गए और धान की खेती के प्रमाण मिले, जो कि ये बताता है कि भारत ही नहीं विश्व की सबसे पुराना साक्ष्य माना गया है। कोल्डिवा में किए गए उत्खनन में मिले साक्ष्य के आधार पर ये इसको अनुमान लगाया जाता है कि 6000 ये यहाँ पे धान की खेती होती थी और ये धान की खेती 6500 ईसा पूर्व 6500 ईसा पूर्व में यहाँ पे धान की खेती की जाती थी। और ये भारत ही नहीं विश्व का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। विश्व का ही नहीं सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। भारत का ही नहीं सबसे विश्व का भी सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। किंतु नवीनतम खोजों में जैसे बताया संत कबीर नगर के लहुरा देव में चावल की खेती के प्रमाण मिले, वहां पे उत्खनन से चावल की खेती के प्रमाण मिले और उसकी तिथि 9000 ईसा पूर्व से लेकर 8000 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। इस प्रकार ये प्रमाणित किया जाता है कि सबसे कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे संत कबीर नगर के लहुरा देव से मिलते हैं, क्योंकि इसकी तिथि जो है 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। ये नवीनतम खोज है, अभी नई खोज की गई है, इसलिए सब कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं, लहुरा देव से मिल रहे हैं, ना कि मेहरगढ़ और ना कि कोल्डिवा। कोल्डिवा में उत्खनन से मिले धान की खेती के प्रमाण, जो कि भारत में विश्व का सबसे पुराना साक्ष्य माना जाता है। किंतु लहुरा देव से जो चावल की खेती के प्रमाण मिले, धान में से क्या निकलता है, चावल। तो यहाँ पे जब लहुरा देव से चावल की खेती के प्रमाण मिल रहे हैं, इसकी तिथि 9000 से 8000 ईसा पूर्व के आसपास मानी जा रही, तो सबसे प्राचीन खेती का साक्ष्य कहाँ पे हो गया, लहुरा देव हो गया। और कृषि की बात होगी तो भी अब लहुरा देव हो गया, धान की खेती की बात हो रही तो भी लहुरा देव हो गया। अब धान कैसे होता है, खेती करने से, कृषि की फसल है, तो कृषि के साक्ष्य भी आपका लहुरा देव हो गया, ना कि मेहरगढ़ हो गया। इसके बाद अब बात होती है मगहरा। ये भी आपका क्या कहते हैं, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र के आसपास, गंगा नदी के आसपास के विंध्य क्षेत्र के आसपास को माना जाता है मगहरा। और यहाँ पे धान के अलावा जौ की खेती की जाती थी, धान के अलावा जौ की खेती मगहरा से की जाती थी। इसके बाद बिहार के सारण जिले में स्थित चिरान नामक पूरा नवपाषाण काल का स्थल है। ये क्या कहते हैं, चिरान बिहार के सारण जिले में स्थित नवपाषाणिक पुरा स्थल है और नवपाषाण काल का एकमात्र ऐसा पुरा स्थल है ये चिरान, जहां से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले, बहुत अधिक मात्रा में हड्डी के उपकरण किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से मिले, चिरान से मिले, जो कि बिहार के सारण जिले में। और जो ये हड्डी के उपकरण यहाँ मिले वो हिरण के सींगों के बने हुए थे, हिरण के सींगों से बने जो उपकरण थे, वो हड्डी के जो औजार थे, उपकरण थे, वो किसके बने थे, हिरण के सींगों से बने औजार थे। और कहां से मिले, चिरान से मिले। इसके बाद अब आते हैं ब्रह्मपुत्र घाट, असम। असम और ब्रह्मपुत्र घाट के आसपास झूम की खेती का प्राचीनतम प्रचलन था, वहां पर प्राचीनतम साक्ष्य मिले झूम की खेती। ब्रह्मपुत्र घाट के आसपास के क्षेत्र में असम में झूम की खेती के प्रचलन के प्रमाण मिले, झूम की खेती की जाती थी। कहाँ पे, असम के ब्रह्मपुत्र घाट के आसपास के क्षेत्र में झूम की खेती के प्रचलन के प्रमाण मिले। और एक चीज इसको एग्जाम्पल से हाईलाइट कीजिएगा, कोल्डिवा जो है वो आपका नवपाषाणिक, ताम्रपाषाणिक और लौह युग तीनों के प्रमाण देता है कोल्डिवा से। तो नवपाषाण काल, इस नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल आता है। सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु तांबा है, जिसके कारण उसको ताम्रपाषाण युग कहा गया। नवपाषाण काल के बाद का जो युग होगा वो पत्थर के औजार के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग, धातु का भी प्रयोग होने लगा। पहली प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी, तांबा, इसलिए उसको ताम्रपाषाण काल कहा गया। तो नवपाषाण काल, तांबे के बाद फिर आया था लौह युग। तो नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और लौह युग के तीनों युग के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, कोल्डिवा से मिलते हैं। दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल, पहिए और कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। पहिए और कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। जैसा कि मैंने आपको अपनी क्लास में बताया कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, लेकिन वो प्रयोग नहीं कर पाए थे, प्रयोग से उसके आग के आविष्कार का प्रयोग नहीं कर पाए थे। आग का आविष्कार तो हो गया, प्रयोग नहीं किया था। लेकिन क्या कहते हैं, आग का प्रयोग नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी, लेकिन आग का प्रयोग, मानव आग के प्रयोग से परिचित नहीं था। आग का प्रयोग नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। और
नवपाषाण काल की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि खाद्य उत्पादक युग के नाम से जाना। कृषि का आविष्कार इस नवपाषाण काल की सबसे भी ये भी महत्वपूर्ण वो उपलब्धि थी। और विश्व स्तर पर कृषि का प्रारंभ, विश्व स्तर पर कृषि का प्रारंभ नवपाषाण युग में हुआ था। विश्व स्तर पर कृषि का प्रारंभ नवपाषाण काल में हुआ था। समझ लीजिए विश्व स्तर पर। क्यों? क्योंकि जो भूमध्य सागर जो जौ की खेती की गई वो भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र में, और एशिया में, मध्य एशिया के आस पश्चिमी एशिया में, ईरान के आसपास के क्षेत्र में जौ की खेती की गई। इसके बाद चीन की यांगजी नदी के नदी घाट, चीन की यांगजी नदी घाट के क्षेत्र के आसपास 7000 ईसा पूर्व में चावल की खेती, 5500 ईसा पूर्व के आसपास बाजरा की खेती की गई, और 2300 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम यूरोप में जई की खेती की गई थी। जई एक फसल होती, जई एक आता है, ये भी आपका इसी बाजरे और जोंडी इस तरह की फसल होती, मक्के की इसी में आता है। तो और मक्के की खेती प्रथम साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व मैक्सिको में पाया गया था। मैक्सिको में मक्के की प्रथम साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व में मैक्सिको में। और जय का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ खेती कहाँ की गई थी? यूरोप में 2300 ईसा पूर्व में की गई थी। और जो भूमध्य सागर के आसपास वो ईरान में उगाया गया था। ईरान के आसपास, पश्चिमी एशिया के आसपास ईरान के क्षेत्र में उगाया गया था। बाजरा 5500 ईसा पूर्व में आपका चीन में। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? जौ। क्योंकि सबसे पहले खेती किस फसल की गई थी? जौ। इसके बाद गेहूं की गई थी। जैसा कि यहाँ बताया है, जौ कहाँ पे? भूमध्य सागर के आसपास और पश्चिमी एशिया के, ईरान के आसपास के क्षेत्र में जौ की खेती की गई। तो मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाला या सर्वप्रथम किसकी खेती की गई? जौ की गई। मानव द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाला सर्वप्रथम अनाज कौन सा था? जौ था। और सर्वप्रथम खेती किसकी गई थी? जौ की गई थी। मक्के का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? 6000 ईसा पूर्व में मैक्सिको से प्राप्त होता है। यूरोप में सर्वप्रथम जय की खेती की गई थी 2300 ईसा पूर्व में। तो ये थे आपके नवपाषाण काल के से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप बने रहे और चैनल पे बने रहे, नोट्स बनाते चले। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद सभी को।